अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो या फिर ख़ास खबरें हों या फिर आप देखेंगे कि खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़ाना सियासत के सफ़े आखिर पर हर रोज़ एक हदीस मुबारक ज़रूर शाये की जाती है ताकि आवाम को सहूलत हो सके। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है उससे पहले हम हदीस मुबारक सुना देंगे। और वो हदीस मुबारक आज की जो रोज़ाना सियासत के सफ़े आखिर पर शाये हुई है वो कुछ इस तरह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िलहज के पहले दह में हर नेक अमल अल्लाह ताला को इंतहाई महबूब है। इन दिनों में हर दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर फजीलत है माह ज़िलहज में रोज़े रखने की। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक खबरों का सवाल है तो खबरें आपके सामने हम लिए आए हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका में आपने देखा कि किस तरह यानी डोनाल्ड ट्रंप मनमानी कर रहे हैं, ख़ास तौर पर ईरान के मामले में। और आप ये भी देख रहे हैं कि किस तरह इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरान के मसले पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ़ बनाने में कामयाबी हासिल की और उन्होंने अपनी जंग यानी इसराइल की जंग में अमेरिका को झोंक दिया है, जिसके नतीजे में अमेरिका को ही नहीं बल्कि अमेरिकी आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो बहरहाल अब आपको बता दूं कि ईरान के मसले पर या ईरान के ख़िलाफ़ अब डोनाल्ड ट्रंप मनमानी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सदर के इख्तियार महदूद करने वाली करारदाद अमरीकी सेनेट में मंजूर कर ली गई है या अमरीकी सेनेट में पास हो गई है। ये एक अहम खबर है जो हमने आपको सुनाई है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक ईरान का मसला है, ईरान के बारे में आपको बताना ज़रूरी है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर यानी ज़िद कर रहे हैं, हरदर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं कि ईरान ने बड़ी मेहनत के साथ 400 किलोग्राम यूरानियम जो इनरिच्ड की है या अफजुदा की है वो अमेरिका के हवाले कर दी जाए। तो बहरहाल इस मामले में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का अहम किरदार है और ये कहा जा रहा है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू नफसियाती तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ब्लैकमेल कर रहे हैं और उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह ईरान के खिलाफ बहुत बड़ा यानी कदम उठाया जाए, ईरान को तबाह व बर्बाद कर दिया जाए और ईरान को जौहरी ताकत बनने से रोका जाए। वैसे भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ईरान को हम किसी भी हाल में जौहरी ताकत बनने नहीं देंगे और उसे तबाह व बर्बाद कर देंगे। 2 दिन पहले ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि हम ईरान पर ऐसा हमला करना जा रहे हैं जिससे ईरान की यानी शिनाख्त मिट जाएगी, ईरान निस्त नाबूद हो जाएगा, ईरान तबाह व बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आपने देखा कि बाद में खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ साथ आप देखेंगे अमरी क़तर साहिब समो शेख तमीम बिन हमद अल सानी और इसके अलावा जो इमारात के सदर हैं, इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उन तीनों ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से दरख्वास्त की कि आप अपने हमले को यानी ईरान पर जो हमला करना चाह रहे हैं, फैसला कुन हमला करना चाह रहे हैं, उसे रोके रखें और मौखिर कर दें, क्योंकि इसका खमियाजा या इसकी कीमत जो इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा और इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। वैसे में नाज़रीन, हमने आपको पहले भी बताया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो हरकतें हैं, जो हिमाकतें हैं, उसका मकसद या इसराइल की जो मक्कारी है उसका मकसद ईरान को तबाह व बर्बाद करना नहीं है, बल्कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक को निशाना बनाना है, उन्हें अपने ताबे करना है, उन्हें मजबूर व बेबस करना है और उन्हें अपने इशारों पर चलाने की कोशिश करना है। तो असल निशाना मशरिक़ वस्ता के ममालिक है जहाँ की मईशत बहुत मिसाली है, इसके अलावा वहाँ का अमन व अमान मिसाली होता है, वहाँ जो क्राइम रेट है वो बहुत ही कम है। तो ऐसे में अमेरिका या इसराइल, ख़ासतौर पर इसराइल नहीं चाहता कि मशरिक़ वस्ता में अमन कायम रहे। अगर अमन कायम रहेगा तो फिर इसराइल के ख़िलाफ़ जो मुजाहिदीन उठ खड़े हुए हैं, ख़ासतौर पर आपने देखा कि हिज़्बुल्लाह, फिर इसके बाद इधर हमास है और हमास की क़ियादत को इसराइल ने पूरी तरह मुकम्मल सफाया करने का ऐलान भी किया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इस तरह की दरिंदगी इसराइल करता है, लेकिन इसराइल को कोई कुछ नहीं कहता, ना उसके ख़िलाफ़ अमेरिका पाबंदी आयद करता है, जैसा कि ईरान के ख़िलाफ़ तकरीबन 45 बरसों से पाबंदियों का सिलसिला जारी है। उसके बावजूद ईरानी कौम अपनी बका को यकीनी बनाए हुए हैं और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक गैबी ताकत का ये यानी बैन सबूत है, क्योंकि 45 बरसों तक अगर आप किसी मुल्क के फंड्स जो हैं वो भी डॉलर्स में, वो अरबों डॉलर्स अगर आप मुंजमद कर देते हैं, फिर 45 साल तक उस पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद करते रहते हैं, हर रोज़ एक नई
नई पाबंदी आयद की जाती है तो उसके बाद आप अंदाज़ा कीजिए कि कोई भी मुल्क घुटने टेक सकता है, लेकिन ईरान ने 45 वर्षों के बावजूद भी घुटने नहीं टेके, बल्कि आंख से आंख मिलाकर अमेरिका से बात की है और इसराइल को उसकी हैसियत याद दिला दी है। तो बहरहाल ईरान के ख़िलाफ़ अब आपको बता दूं कि जिस तरह की हरकतें की जा रही है उस पर चीन ने भी तशवीश का इज़हार किया है, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी तशवीश का इज़हार किया है। चीनी सदर की आपको बता दूं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत हुई है। एक तरफ तो आप देखेंगे हालिया अरसे के दौरान उन्होंने दौरा किया था, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन का, और जी जिनपिंग से उन्होंने ज़बरदस्त यानी मुज़ाकरात भी किए, बातचीत भी की और इख्तलाफात दूर करने के की पूरी कोशिशें की गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो दौरा चीन रहा है वो नाकाम रहा है, क्योंकि सिर्फ 2 माहिदात पर दस्तखत हुए हैं। एक तो आपको बता दूं कि बोइंग की ख़रीदारी के बारे में दस्तखत हुए हैं, जबकि सोयाबीन की ख़रीदारी के बारे में कहा यह जा रहा है कि बाज़ ख़बरों में कहा गया है कि माहिदा हुआ है और बाज़ ख़बरों में ये कहा जा रहा है कि माहिदा नहीं हुआ है। तो बहरहाल अब देखेंगे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के फौरी बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का दौरा होता है और चीन और रूस जो एक ही ब्लॉक से ताल्लुक़ रखते हैं, एक दूसरे के इत्तेहादी हैं, एक दूसरे के हलीफ हैं, उन दोनों ने यानी चीनी सदर जी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मशरिक़ वस्ता में मज़ीद जो कशीदगी है वो गैर दानिशमंदाना होगी। और चीनी सदर ने तो वाज़ेह तौर पर कहा है कि दुनिया जंगल राज या जंगल क़ानून की तरफ वापस जाने के ख़तरे से दो चार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया को जंगल क़ानून की तरफ कौन वापस ले जा रहा है और ये ख़तरा कौन पैदा कर रहा है? क्या इसके लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है या फिर अमेरिका की सदर को ब्लैकमेल करने वाले ये कहा जा रहा है जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के लेकर और दूसरे मामलात को लेकर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के बारे में कहा जा रहा है कि वो अमेरिका को ब्लैकमेल करने में बिल्कुल नाकामयाब हो गए हैं। इसी तरह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ़ बनाने में भी वो बिल्कुल ही तौर पर कामयाब हो गए हैं। नाज़रीन, ये तो रही एक बात, लेकिन आपको बता दूं कि एक और ख़बर जो हिंदुस्तान के लिए तशवीश का बायस है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत में हिंदुस्तान की आज़ाद हिंद की तारीख़ में रुपये की जो कदर है डॉलर के मुकाबले में सबसे ज़्यादा गिर गई है। अब 96 रुपये 75 पैसा जो है या 50 पैसा जो है बराबर है $1 के। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात मुल्क में पैदा हुए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि हमारी जो हुकूमत है यानी मोदी हुकूमत गैर मुल्की इंतहाई मामूली और हल्की फुल्की अशिया भी गैर मुल्की अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद करने या टैक्स आयद करने की तैयारियां कर रही है, ताकि जो बैरूनी ममालिक से चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं उसका सिलसिला रुक जाए। और वैसे भी आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किस तरह कहा था कि हम जो हिंदुस्तानी हैं उन्हें बैरूनी दौरों से गुरेज करना चाहिए, और अक्सर वेड इन इंडिया का उन्होंने अब नारा दिया है कि पहले तो मेक इन इंडिया का दिया था, वेड इन इंडिया यानी शादियाँ आप बैरूनी ममालिक में ना करें, क्योंकि अक्सर जो दौलतमंद लोग होते हैं बैरूनी ममालिक जाकर शादियाँ करते हैं। तो उन्होंने कह दिया है कि बैरूनी ममालिक बहर आए मेहरबानी ना जाएँ, बैरूनी ममालिक के दौरे ना करें, सयाहती दौरों से गुरेज करें और अपने ही मुल्क में यानी मुल्की सयाहत को फ़रोग़ दें और यहाँ अपने ही मुल्क में शादियाँ करें। वेड इन इंडिया का नारा उन्होंने लगाया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि पेट्रोल और डीजल को भी बड़ी एहतियात से खर्च करने का या इस्तेमाल करने का उन्होंने आवाम को मशवरा दिया है। यहाँ तक उन्होंने आवाम को ये भी मशवरा दिया था कि सोना 1 साल तक ना ख़रीदें। और उसके बाद आपने देखा कि हिंदुस्तान भर के जो जौहरी है वो तशवीश में मुब्तला हो गए और कहा कि हम क्या खाएँगे। तो बहरहाल अब ये चीज़ें आ रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रुपये की गिरावट जो है डॉलर के मुकाबले में उसे कम से कम करने के लिए इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं कि बैरूनी जो गैर मुल्की अशिया होते हैं, बैरूनी की जो अशिया होती हैं या बैरूनी मुल्क की मसनूआत हैं उस पर वो इम्पोर्ट ड्यूटी भी आयद कर सकते हैं बहुत ज़्यादा मामूली चीज़ों पर। वैसे भी नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन नॉर्वे में आपको बता दूं कि अगर देखा जाए तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हर साल आज़ादी सहाफ़त यानी प्रेस फ्रीडम के बारे में मुख्तलिफ मुल्कों की तकरीबन 180 मुल्कों की दर्जाबंदी करती है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि नॉर्वे इस मामले में नंबर 1 है और हिंदुस्तान का मुकाम 157 है, यानी 157वां मुकाम हिंदुस्तान का है। और आपको बता दूं कि नॉर्वे के दौरे के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से जिस तरह के सवालात किए गए, उस सवालात के बारे में आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म ने नॉर्वे की जो एक मशहूर मारूफ यानी सहाफ़ी हैं, उन्होंने सवाल किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आखिर बैरूनी सहाफ़ियों के या प्रेस के सवालात क्यों नहीं लेते, यानी सवालात के जवाब क्यों नहीं देते। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वहाँ से बिना कुछ कहे निकल गए। उसके बाद आपको बता दूं कि नॉर्वे के
वज़ीर-ए-आज़म ने भी वज़ीर-ए-आज़म की तक़लीद की। हालांकि आज़ादी सहाफ़त के मामले में नार्वे को नंबर 1 पोजीशन या पहला मुकाम हासिल है। तो सुहासिनी हैदर जो हमारी सहाफ़ी हैं हिंदुस्तानी, और आपको ये भी बता दूं कि सुब्रमण्यम स्वामी की ये बेटी है और इन्होंने एक मुसलमान से शादी की है। और आप देखिए कि सुब्रमण्यम स्वामी किस तरह मुसलमानों के खिलाफ बकवास करते हैं। अब तो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी मुँह खोला है और हक़ और अच्छी बातें भी बताई हैं। तो बहरहाल सुहासिनी हैदर ने नार्वे के वज़ीर-ए-आज़म से सवाल किया, लेकिन नार्वे के वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तक़लीद की। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि इस तरह की तक़लीद जो है वो यानी उसका दर्जा घटाने के लिए काफ़ी है। लेकिन दूसरे दिन आपको बता दूं कि नार्वे के वज़ीर-ए-आज़म ने हिंदुस्तानी सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात भी दिए, और आपको ये बताना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं दिए। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म को एक अच्छा मौका था कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और आज़ादी सहाफ़त में भी ये बहुत ज़्यादा यानी आगे है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने साबित कर दिया कि हिंदुस्तान में आज़ादी सहाफ़त की हालत बहुत बुरी है। और ख़ुद नार्वे के जो अखबारात हैं उसमें जो इदारिये शाये हुए हैं, एडिटोरियल शाये हुए हैं, तबसरे और तज़िये शाये हुए हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में, ये कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में अपने ओहदे का हलफ़ लिया था, यानी ओहदे वज़ारत-ए-आज़मा पर फायज़ हुए थे, उस वक्त हिंदुस्तान दुनिया की 10वीं बड़ी मईशत में शुमार हुआ करता था। लेकिन अब हिंदुस्तान दुनिया की 3री बड़ी मईशत के आस पास हिंदुस्तान का मुकाम है। लेकिन उन्हें क्या मालूम है कि हिंदुस्तान किन आदद शुमार की बुनियाद पर इस मुकाम पर पहुँचा है। तो बहरहाल ये कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने इक़्तिसादी हालत तो अच्छी कर दी, लेकिन जो जमहूरियत को तबाह किया है वो इबरत का मुकाम है। यानी नार्वे के अखबारात ने वाज़ेह तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान में जमहूरियत की तबाही व बर्बादी का ज़िम्मेदार करार दिया है और आज़ादी सहाफ़त का ज़िम्मेदार करार दिया है। तो बहरहाल नाज़रीन, आप अंदाज़ा कीजिए कि नार्वे का एक अखबार है, उस अखबार ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक सपेरे की शक्ल में उनका कार्टून पेश किया है। या वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बांसुरी बजा रहे हैं और सांप यानी पेट्रोल डालने के लिए जो पाइप इस्तेमाल किया जाता है, पेट्रोल पाइप, वो सांप की तरह नाच रहा है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि नार्वे के अखबार ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, ये एक वज़ीर नरेंद्र मोदी बहुत ही होशियार हैं, चालाक हैं, इस तरह की बात की है। तो सपेरे की उनको मिसाल दी है, यानी सपेरे के मुमासिल करार दिया है, जो सांप को नचा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि हिंदुस्तान में इस कार्टून पर शदीद बरहमी का इज़हार किया जा रहा है। ख़ासतौर पर गोदी मीडिया है या फिर बीजेपी के हामी हैं, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के भक्त हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म को सपेरे की शक्ल में पेश करने पर काफ़ी नाराज़ हैं। लेकिन इन नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि नाज़रीन आपको बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुद बैरूनी दौरों पर जाया करते थे। माजी की बात बता रहा हूं, तो वो बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म ये कहा करते थे कि हिंदुस्तान को पहले लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स की हैसियत से, यानी सपेरों की सरजमीन, सपेरों के मुल्क की हैसियत से जाना जाता था, लेकिन हमने बहुत तरक्की करवाई। अगर तरक्की करवाते तो फिर आज तुम्हारी हालत जो है वो इस तरह नहीं होती कि आपके कार्टून एक सपेरे की तरह बनाए जा रहे हैं, आपको सपेरे की शक्ल में पेश किया जा रहा है और आप पेट्रोल एक सांप की शक्ल में है और उसको नचा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हालिया अरसे के दौरान जिस अंदाज़ में कहा कि मशरिक़ वस्ता के बहरान के वजह से और आलमी सतह पर, आलमी मंडी में, आलमी बाज़ार में आपने देखा कि किस तरह की तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। उन तेल की कीमतों में इजाफे पर उन्होंने कहा कि किफ़ायत शुआरी से यानी हमें काम लेना चाहिए। तो बहरहाल आपको ये बताना ज़रूरी है कि रुपया 96 रुपये 50 पैसे से तजावुज़ कर गया है, इतना गिर गया है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इस पर काबू पाने के लिए कुछ ना कुछ करें। तो बहरहाल उन्हें एक चालाक शख्स से ताबीर किया गया, नार्वे के अखबार में उन्हें एक सपेरे की हैसियत से ताबीर किया गया और कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान की जमहूरियत की तबाही का क्रेडिट जाता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि आलमी सतह पर हिंदुस्तान की छवि किस तरह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तबाह व बर्बाद करके रख दी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि खुद राहुल गांधी कहते हैं और राहुल गांधी इस सिलसिले में ट्वीट भी करते हैं। और राहुल गांधी का ये कहना होता है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं कि हुक्मरानी करें, बस वो तकारीर कर सकते हैं, आवाम का जज्बाती इस्तेसाल कर सकते हैं, मजहबी इस्तेसाल कर सकते हैं, तब कहीं जाकर वो कामयाब हो सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि किस तरह वज़ीर-ए-आज़म अब मनसूबा बना रहे हैं कि कैसे बैरूनी जो अशिया हैं
या गैर मुल्की अशिया हैं उन पर ज़्यादा इजाफी टैक्स आयद करें, उनकी दरामद पर पाबंदी आयद कर दी जाए, यानी इम्पोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी जाए, तो ये जो हालात होंगे ये बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। क्योंकि आप पहले ही देख रहे हैं कि जो बैरूनी सरमायाकार हैं वो अपना काफ़ी सरमाया निकाल चुके हैं। यहाँ तक कि बैरूनी राज सरमायाकारी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI जो है, उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। तो इस सिलसिले में और रुपये की कदर भी गिरती जा रही है। और वज़ीर-ए-आज़म एक मरतबा किसी ज़माने में ये कहा करते थे, वह उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाकर कहा करते थे कि मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तान को की शबीह मुतासिर कर दी है, हिंदुस्तान को कमज़ोर कर दिया है, हिंदुस्तान के रुपये को कमज़ोर कर दिया है। और कमज़ोरी के मामले में मनमोहन सिंह हुकूमत और रुपये में मुकाबला चल रहा है, ये वज़ीर-ए-आज़म कहा करते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस दौर में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत थी, 60 रुपये बराबर होते थे $1 के, और आज हाल ये हो गया कि 96 रुपये 50 पैसे या 75 पैसे बराबर हो गए हैं $1 के। और मुझे यकीन है कि आइंदा यानी एक 15-20 दिन में ये 100 रुपये हो जाएंगे $1 मसावी, यानी ये 100 रुपये $1 के मसावी हो जाएंगे, रुपया गिरता जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खामोशी इख्तियार करते जाएंगे, क्योंकि बेचारे बहुत ही खामोशी इख्तियार करते हैं इस मामले में। जबकि वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को वो शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया करते थे। तो बहरहाल नाज़रीन, ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक है। एक और ख़बर की जानिब लिए चलते हैं, हम आपको लिए चलते हैं अत्तापुर। हैदराबाद का एक मुकाम है अत्तापुर, और अत्तापुर में आपने देखा कि एक हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल के बाहर एक लड़की का अगवा कर लिया गया। उसे थार जो गाड़ी है उसमें बिठाकर बड़ी तेज़ी से ले जाया गया, लेकिन लोगों ने बहुत ही मजबूरी से वो मंज़र देखा। और कहा गया है कि पुलिस ने भी बहुत ज़्यादा तलाशी ली, लेकिन और यहाँ इवन CCTV फुटेज है उसका भी जायज़ा लिया गया, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन आपको बता दूं कि अत्तापुर यानी राजेंद्र नगर डिवीज़न के जो DCP हैं श्रीनिवास, उन्होंने मुकाम वाक़या का दौरा किया और फिर CCTV फुटेज का जायज़ा भी ले रही है पुलिस। अब ये कहा जाता है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि यह अगवा का वाक़या नहीं है, बल्कि जॉय हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड्स को उस लड़की ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि मेरे बॉयफ्रेंड के फैमिली आ रही है, इसलिए मैं जा रही हूँ उनके साथ उनको पिक करने के लिए। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि पुलिस का कहना है कि यह अगवा नहीं है। अब अगवा नहीं है तो फिर इस कदर ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ उस खातून को गाड़ी में ढकेलना या खातून को गाड़ी में डाल कर ले चले जाना, ये क्या है, ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल ये कहा जाता है कि 4 लोग थार गाड़ी में वहाँ पर पहुँचे और एक एक्टिवा में पहुँचा। तो बहरहाल उस लड़की को लेकर वहाँ से चले गए हैं। पुलिस, अब देखना है कि पुलिस कह रही है कि ये अगवा का वाक़या नहीं है, जबकि आईनी शाहिदीन और वहाँ मौजूद लोग कह रहे हैं कि ये अगवा का वाक़या है। तो बहरहाल किडनैपिंग का जो वाक़या कहीं पर भी हो, एक संगीन चीज़ होती है। तो बहरहाल इसे देखने की ज़रूरत है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जहाँ तक हमारी रियासत तेलंगाना का सवाल है, तेलंगाना के बारे में आपको बता सकते हैं कि किस तरह देखेंगे कि SIR का अमल होने वाला है, और SIR के लिए बिल्कुल आपको तैयार रहना चाहिए। और आपको ये बता दें कि अक्सर ये कहा जा रहा है कि अगर आपके नाम 2002 की फहरिस्त रायदहिंदगान में या SIR में नहीं होते हैं तो आपको डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 12 दस्तावेज़ात हों, 11 या 12 दस्तावेज़ात हों, जिनमें आपको बता दूं कि पासपोर्ट सबसे अहम है, SSC सर्टिफिकेट भी अहमियत रखता है, बर्थ सर्टिफिकेट भी अहमियत रखता है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास दूसरी चीज़ें भी हैं। तो बहरहाल घर के कागजात जो होते हैं, जायदाद के, यानी ज़ाती घर अगर आपका है तो उसके कागजात होते हैं। आपके वालिदैन अगर सरकारी नौकर मुलाजिमत करते रहें तो वो भी आपको काम आ सकता है। इवन पेंशन का जो बुक होती है वो भी आपको काम आ सकती है। तो बहरहाल नाज़रीन, आप को ये बताना ज़रूरी है कि हमारे रोज़ाना सियासत के न्यूज़ एडिटर जनाब आमिर अली ख़ान साहब ने सियासत हब फाउंडेशन कायम किया है, और सियासत हब फाउंडेशन के ज़रिए SIR की नुमाइंदगी की रहनुमाई की जा रही है। ख़ासतौर पर GHMC के जो 14 यानी असम्बली हल्के जाते हैं उसके अवाम के लिए, ख़ासतौर पर मुस्लिम राय दहिंदों के लिए। क्योंकि आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान किस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो BJP के साथ साजबाज के ज़रिए नेक्सस के ज़रिए जमहूरियत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और इसका सबूत आपको बिहार के इंतखाबी नताइज से मिल सकता है, जहाँ पर 66,000 से ज़ायद नामों को फहरिस्त रायदहिंदगान से हज़फ कर दिया गया, जिसके नतीजे में आपने देखा कि किस कदर असर पड़ा है वहाँ के नताइज पर, और ख़ुद मुसलमान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। इसी तरह मगरबी
बंगाल में आपने देखा कि 90 लाख वोटर को फहरिस्त से राय दहिंदगान से हज़फ कर दिया गया, जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत है। और वहाँ पर भी आपने देखा कि बीजेपी के साथ किस तरह की साजबाज की गई है। मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ममता बनर्जी कहती हैं। तो बहरहाल ममता बनर्जी की पार्टी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि बीजेपी ने कम अज़ कम वहाँ पर 100 असेंबली हलकों में वोटों का सरखा किया है और लूटा है। उन्होंने लूटा है का अल्फाज इस्तेमाल किया है और कहा है कि बीजेपी हुकूमत चोरी करती है, बीजेपी वोट चोरी करती है, ये चोर हुकूमत है। इस तरह की बात ममता बनर्जी ने कही है। और ममता बनर्जी ने वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी यानी संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। और नाज़रीन आपको बता दूं कि अब जहां तक रियासत तेलंगाना का सवाल है, फिर या आंध्रा, दोनों रियासतों में ये बताया जाता है कि 15 लाख मुश्तरका वोटर्स हैं और राय दहिंदों को किसी एक जगह नाम बरकरार रखने का फिल वक्त मौका है और रियासत इलेक्शन कमीशन ने ये दावा किया है। लेकिन आपको बता दूं कि जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, चाहे वो तेलंगाना के मुसलमान हो या आंध्रा के मुसलमान हो, उन्हें इंतहाई चौकसी अख्तियार करते हुए अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। SIR में अपने नाम शामिल करवाना चाहिए। और ना सिर्फ आप, बल्कि आपसे हम ये भी गुजारिश करते हैं कि अपने अरकान ख़ानदान को अपने ख़ानदान में, अपने कबीले में, अपने दोस्त अहबाब में, तमाम के तमाम में ये शऊर बेदार करें कि SIR में अपने नामों का इंदराज ज़रूर करवाएं। ये देखिए, ये मुस्तक़बिल का सवाल है। आने वाले जो हालात हैं, यकीन मानिए कि फ़िरक़ा परस्त दरिंदे किस तरह के मंसूबे बना रहे हैं। हालिया अरसे के दौरान कई ऐसे वीडियोज़ मंजर आम पर आए हैं जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि मुसलमानों के कत्ले आम के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। और RSS के बारे में कहा यह जा रहा है कि वो अपने यानी हिंदुओं को वो हथियार चलाना सिखा रही है। अफसोस की बात यह है कि हिंदुओं को हथियार चलाना सिखाने के बजाय आप अपनी फ़ौज को मुस्तहकम करते हैं, जो हमारी आर्मी है, हिंदुस्तानी आर्मी है, जिसे हम सलाम करते हैं, जो सरहदों की हिफाजत को यकीनी बनाती है, अपने मुल्क की हिफाजत को यकीनी बनाती है। और ये जो दरिंदे हैं, कम्युनल डॉग्स जो हैं, फ़िरक़ा परस्त दरिंदे, वो मुख्तलिफ बहानों से मुल्क की दाखिली सलामती को भी और ख़ारजी सलामती को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। याद रखिए कि हर कोई चूड़ियाँ पहन कर नहीं बैठता। अगर आप कोई हथियार चलाना सिखा रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की हरकतें करना चाहते हैं, तो कोई यूं ही अपनी जान नहीं देता, जान देने से पहले जान ले भी सकता है। तो ऐसे में मज़लूमीन के साथ बड़ी एहतियात से रहना चाहिए। अगर कोई किसी पर बेजा जुल्म करता है, नाजायज़ जुल्म करता है, तो फिर मज़लूम जब उठता है तो फिर जालिम के हाथ कट कर रह जाते हैं, जालिम का यानी वजूद मिट कर रह जाता है और एक इनकलाब बर्पा होता है। ऐसा इनकलाब बर्पा होता है जिसमें जालिम के लिए कोई जगह नहीं होती है और जालिम तारीख़ की दास्तां बनकर रह जाता है। तो ये चीज़ें जहन में रखते हुए SIR में अपने नामों का इंदराज करवाइए, अपने घर वालों का, अपने ख़ानदान वालों का, अपने दोस्त अहबाब का और इवन अपने महल्ले वालों की भी आप रहनुमाई करें, उनमें शऊर बेदार करें और बताएं कि SIR में किस तरह फैमिली मैपिंग की जाती है, किस तरह SIR में नामों का इंदराज ज़रूरी होता है। वैसे नाज़रीन, जहाँ तक आपको बता दूँ कि तेलंगाना में गौ रक्षक जो खुदसाख्ता हैं, सो कॉल्ड है, उनको कानून हाथ में लेने की इजाज़त किसने दी है, ये एक अहम सवाल है। अब पुलिस क्या कर रही है, ये भी एक अहम सवाल है। पुलिस को सख्त रवैया अख्तियार करना चाहिए नाम नेहाद और सो कॉल्ड गौ रक्षकों के खिलाफ, क्योंकि ये रियासत में बेचैनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इनके खिलाफ अगर कोई कानून में हाथ लेता है, कानून हाथ में लेता है, तो समझिए कि फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उसे कैफर किरदार तक पहुँचाना चाहिए, उसकी रौडी शीट खोल देनी चाहिए ताकि वो दोबारा हिम्मत ना कर सके कि इस तरह की हरकत कर सके। और आपको बता दूँ कि जहाँ तक शुमाली हिंद का सवाल है, शुमाली हिंद में जो वाक़यात पेश आते हैं, वहाँ पर जहालत ज़्यादा है, वहाँ पर तालीम नहीं है और वहाँ पर आप देखेंगे कि तोहम परस्ती बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगर कोई खातून पर या ख़वातीन पर ये शुबा किया जाता है कि उन्होंने जादू करवाया है, तो उन्हें नंगा करके, बरहना करके उनकी परेड करवाई जाती है। तो ये वहाँ का माशरा है। ऐसे माशरे को सुधारना बहुत ज़रूरी है, उनमें शऊर बेदार करना ज़रूरी है, उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि आप इंसान हैं, आप इंसान की औलाद है, शैतान की औलाद नहीं है, दरिंदे नहीं हैं आप, बल्कि आप में इंसानियत होनी चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये जो इस तरह के वाक़यात हैं, इन वाक़यात को बहाना बनाकर तेलंगाना में भी यानी ऐसा लगता है कि गड़बड़ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस को चौकस हो जाना चाहिए और ख़ास तौर पर गौ रक्षकों पर नज़र रखनी चाहिए कि वो कानून को अपने हाथ में ना ले। अगर वो कानून को हाथ में ना लेते हैं तो उनके हाथ तोड़ देने चाहिए, और ताकि कानूनी तौर पर की बात कर रहा हूँ मैं, कानूनी तौर पर उनके हाथ तोड़ देने चाहिए। और ये पुलिस का काम है कि वो इस तरह के गौ रक्षकों के हाथ कानूनी तौर पर तोड़ के रख दे। तो बहरहाल अब ये देखिए, ईद उल अज़हा 27 मई को तो सऊदी अरब में और 28 मई को हमारे पास मनाई जाएगी। ऐसे में आपको बता दूं कि आपको भी बहैसियत मुसलमान, क्योंकि दीन इस्लाम में पाकीज़गी और तहारत का बहुत ज़्यादा
طہارت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، یعنی پاکیزگی کو یا طہارت کو آپ دیکھیں گے کہ صفائی کو جو ہے آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ ایسے میں مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جانور ذبح کریں، چاہے وہ بڑے جانور ہو یا پھر دمبا ہو یا بکرے ہوں، تو بہت ہی صاف صفائی کا خاص اہتمام کریں۔ اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ بلدیہ کی جانب سے ہر سال جو یعنی پیکٹس دیے جاتے ہیں، پلاسٹک کے پیکٹس دیے جاتے ہیں، ان پیکٹس میں آپ جو بھی گندی چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈال دیں، اس کا اچھی طرح بند کر دیں، بند کر کے لے جا کر آپ دیکھیں گے کہ جو کوڑے دان ہوتا ہے کوڑے دان میں رکھیں یا پھر گاڑی جو بلدیہ کی آتی ہے اس میں ڈال دیں۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ آپ دنیا کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ پاکی آدھا ایمان ہے، یعنی مسلمان جو ہے وہ اس کی پہچان صاف صفائی سے ہوتی ہے۔ تو بہرحال عید الاضحیٰ کے موقع پر بہت ہی ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر آپ کو بتا دوں کہ اکثر لوگ قربانی تو دیتے ہیں لیکن آپ ریاکاری کا بہت زیادہ مظاہرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، جیسا کہ اکثر پاکستان میں ہوتا ہے کہ اس نے اونٹ خریدا ہے تو ہم بھی اونٹ خریدیں گے، اس نے بڑی گائے خریدی ہے تو ہم اس سے زیادہ بڑا جانور خریدیں گے۔ تو یہ ریاکاری جو ہے انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایسے میں آپ کو چاہیے کہ ریاکاری نہیں بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے قربانی کا اہتمام کریں، اور خاص طور پر جو غریب ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، پہلے تو رشتہ داروں کو تو فوقیت دیجیے، پھر دوست احباب کو فوقیت دیجیے، اور ان میں پھر آپ گوشت تقسیم کیجیے، ورنہ یہ آپ کی قربانی جو ہے غریبوں کے بغیر کہاں کی قربانی رہ جاتی ہے۔ تو یہ ضرور سوچیے۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خاص خبریں اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔